जब मैं 8 साल की थी उस वक्त मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरी माँ मुझे पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। मैं हमेशा अकेले घर में ही रहती। मुझे सिर्फ मेरे कजिन और मेरे भाई के साथ खेलने को मिलता था, लेकिन उनका घर मेरे घर से करीब 3.5 घंटे की दूरी पर था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि वो कहीं बाहर जा रही थी। मैंने अपनी गुड़िया और अपने खिलौने उठाए और मैं भी बाहर निकल गई बच्चों के साथ खेलने के लिए। मैं बहुत खुश थी कि आज मुझे बाहर के बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन उन बच्चों में से कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। मैं निराश होकर एक तरफ बैठ गई, लेकिन तभी मेरे पास एक लड़का आया। वो बहुत सुंदर था और कुछ ही समय में हम दोनों दोस्त बन गए और हम एक दूसरे के साथ खेलने लगे। मुझे उसके साथ खेलते हुए बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे अपने साथ खेलने के लिए उसके घर आने के लिए भी कहा। लेकिन मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि उसका घर बहुत पुराना था और ऐसा लग रहा था कि सालों से उसके घर में किसी ने सफाई ना की हो। बाहर से भी उसके घर पर गंदगी दिखाई दे रही थी। तब हमने उसके बगीचे में जाकर खेलने का निर्णय लिया। जब मैं वहां पहुंची मुझे उल्टी आ गई। कुछ समय तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मगर मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। उसने मुझे पानी या कुछ भी खाने पीने के लिए पूछा। वो बस मुझे वहां देखते हुए मुस्कुरा रहा था और बोला, अगली बार तुम जब आओगी तो यहाँ पर सो जाओगी। 2 हफ्ते बाद मैं उसकी खोज में जा रही थी। तब मेरे पास एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए आया। मैंने उस कागज को खोलकर पढ़ा तो मैं हैरान हो गई और मुझे बहुत डर लगा। वो कागज का टुकड़ा एक न्यूज़पेपर का था और उस पर उस लड़के की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था कि वो लड़का 9 सालों से लापता है। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई और तभी मुझे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि ये तो वही लड़का है। वो मुझे देखकर अब भी मुस्कुरा रहा था। आज मैं 19 साल की हूँ और आज भी मुझे अपने बचपन की वो घटना बहुत अच्छे से याद है। ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में थी और अपने आने वाली एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी रूममेट मेरे कमरे में आई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, मगर उसके हाव भाव से ही मुझे पता लग गया कि उसने शराब पी रखी है। उसके आने से मेरा ध्यान टूट चुका था, लेकिन मुझे इस चीज की अब आदत हो चुकी थी। वो घूमने फिरने वाली मिलनसार लड़की थी और मैं एक किताबी कीड़ा थी। मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसने मेरी पीठ पर हाथ लगाया और बोली, तुम भी ना हर वक्त पढ़ती रहती हो। तो मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, और मैं जब तुम्हें देखती हूँ या तो तुम शराब की गंदी दुर्गंध लिए खड़ी होती हो या तो फिर उल्टी कर रही होती हो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुझे कहती है, ठीक है, मैं 1 हफ्ते तक बिल्कुल शांत होकर रहूंगी अगर कल रात तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलो। मेरा मन था कि मैं उसे ना बोल दूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रोज तो पढ़ती ही हूँ, चलो एक दिन पार्टी कर लेती हूँ। इसी बहाने मुझे भी एक दिन का आराम मिल जाएगा और वो भी मुझे हफ्ते भर नहीं तंग करेगी। हम लोग जाने के लिए तैयार हुए और मैं वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि लोग मदहोश हो रहे थे। सभी ने शराब पी रखी थी। वो पार्टी एक बेसमेंट में थी। वो बेसमेंट बहुत बड़ा था। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने भी थोड़ी सी शराब पी ली। मैं पूरी तरह से नशे में तो नहीं थी, मगर हाँ, शराब का सुरूर जरूर था। जब मेरी आंखें धुंधली हो रही थी तब मैंने देखा कि एक लड़का मेरे पास आया और मेरे से बात करने लगा। वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव था। हम लोगों ने एक दूसरे के नाम पूछे। उसके बाल भूरे रंग के थे, उसकी आंखें नीली थी और उसका रंग सफेद था और वो बहुत गोरा था। करीब 6 फुट हाइट थी। उसका नाम था रमेश। रमेश और मैंने किताबों के बारे में, पढ़ाई के बारे में काफी बातें की। जब हम लोगों को बातें करते हुए आधा घंटा हो गया तो वो बोला, हे, मैं अपने लिए दूसरी ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? और मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, क्यों नहीं, मुझे भी मजा आ रहा है। बाद में वो ड्रिंक लेकर आया और जो मुझे अगली बात याद है कि हम दोनों उस कमरे में एक सोफे पर एक दूसरे से किस कर रहे थे। सब कुछ काफी तेज हो रहा था। तभी उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी? मैंने उसे तुरंत साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। उसने कहा, चलो ना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने पूरी तरह से उसे मना कर दिया तो उसे अंदाजा हो गया
कि वो चाहे जो भी कर ले, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाने वाली। तब उसे गुस्सा आने लगा और गुस्से में वो बोला कि ये मेरा फोन नंबर है, अगर तुम्हारा मूड बदले तो मुझे फोन करना। उसने मुझे एक छोटा सा कागज दिया जिसपे उसका नंबर लिखा हुआ था। बाकी मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरे बगल वाले बेड पर मेरी रूममेट जोर से खर्राटे मार रही थी। जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे वही कागज मिला जो मुझे पिछली रात रमेश ने दिया था, जिस पर उसका फोन नंबर लिखा था। लेकिन मुझे आज बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने रमेश को फोन नहीं किया। नहाकर मैं पढ़ने बैठ गई। मैं पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब मैं उठी तो मेरे पास एक पुलिस अफसर और एक नर्स खड़े हुए थे। नर्स ने मुझे बताया कि मुझे मरी हुई चीज का स्वाद चखने से या होठों पर लगाने से एलर्जी है और इसीलिए मैं बेहोश हो गई थी। मुझे ये बात काफी अजीब लगी क्योंकि मैंने तो किसी भी मरी हुई चीज को होठ नहीं लगाया था। और जब मुझे वो लड़का याद आया, मैंने पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बताया और मैंने पुलिस को उसका नंबर भी थमा दिया। कुछ दिन बीते और मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल रूटीन में चलने लगी। मैं अपना टेस्ट देकर ही लौटी थी जब मेरा फोन बजना शुरू हो गया। वो फोन पुलिस ने किया था और पुलिस ने बताया कि रमेश के घर पर 2 मरी हुई लड़कियों की बॉडी मिली। वो उनके शरीर को खाता था। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने एक नरभक्षी को किस किया और ये सोचकर मैं दहल गई कि अगर मैं उसके साथ उसके घर चली गई होती तो क्या होता। तो पुलिस को उसके यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 डेड बॉडीज मिलती। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब मैंने पहली बार नक्षत्र जादू के बारे में सुना था। मुझे ये जादू काफी लुभावना लगा। मेरे ख्याल से हर कोई अपने शरीर को छोड़कर इस जादू के माध्यम से दुनिया की पसंदीदा जगह घूमकर अलग अनुभव लेना चाहेगा। खैर, मैंने उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया और खुद से कईयों बार अभ्यास भी किया। लगातार अपने प्रयासों में असफल होने के बाद मुझे लगने लगा कि नक्षत्र जादू जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन जनवरी की एक शाम मुझे काफी नींद आ रही थी और उस शाम 7 बजे के करीब मैंने थोड़ी नींद लेने की सोची। लेटते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरी आत्मा को अंदर से बाहर खींच रहा हो और कुछ ही पलों में मुझे एक सबल आवृत्ति ने घेर लिया। मुझे मदहोशी सी लगने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तैर रहा हूं और मैंने अपने शरीर को पीछे नीचे ही छोड़ दिया है। साथ ही मुझे ये भी लगा कि मुझे पीछे नहीं देखना चाहिए क्योंकि पीछे कोई भूत खड़ा हुआ है। हालांकि उस वक्त तक मेरे माता पिता जग रहे थे, लेकिन मुझे वो कहीं दिख नहीं रहे थे। पूरे घर में सिर्फ सीढ़ी वाली बत्ती जल रही थी। मेरे आंखों से निकली रोशनी बिखर रही थी और मुझे अंधेरे में भी सब कुछ दिख रहा था। मैं तैरकर वापस अपने कमरे में आ गया और वहां से सीढ़ी के ऊपर से तैरकर नीचे आ पहुंचा। ऐसे ही मैंने छत पर तैरने और हवा में उड़ने का अनोखा अनुभव महसूस किया। हालांकि नीचे से उड़कर ऊपर जाते ही मैंने एक राक्षस जैसे दानव को तेज गति से नीचे की ओर जाते देखा। जैसे ही मैं उसको देखने के लिए रुका, उसने भी चलना बंद कर दिया। मुझे बस दाईं दिशा से उसके शरीर के पीछे का हिस्सा दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली थी और उसकी घोड़े जैसी पूंछ थी और उसकी लंबाई मेरी लंबाई जैसी ही थी, 5 फुट 6 इंच। डर में जमे हुए मैं उसको वैसे ही कुछ सेकंड तक देखता रहा और इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, मैं जग चुका था। मैं वापस अपने बिस्तर पर था। मैंने जब घड़ी देखी तो मुझे आभास हुआ कि मुझे सोए हुए तो बस कुछ ही मिनट बीते थे। मुझे नहीं पता ये एक अच्छा अनुभव था या बुरा, मगर ये अनुभव रोचक जरूर था। जब ये बात हुई उस वक्त मैं 10 साल का था। मुझे अपना बेडरूम बहुत पसंद है क्योंकि उसमें टीवी, बिस्तर, अलमारी और कंप्यूटर सभी चीजें मौजूद थी। जब मैं सो रहा था तो मुझे अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आई जिसकी वजह से मैं जाग गया। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना था। 3 घंटे बाद जब मैं सोकर उठा तो नाश्ता करने के बाद मैं अपना स्कूल बैग तैयार करने वापस अपने बेडरूम में गया। जब मैं अपने बैग में किताबें रख रहा था
तभी मेरी नज़र अपने कमरे की खिड़की के बाहर पड़ी। बाहर मुझे एक लंबा आदमी दिखा जिसने एक जैकेट पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे मुंह से निकला, कौन है? अचानक वो आदमी वहां से गायब हो गया। बहुत अंधेरा होने के कारण मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखी। स्कूल से आने के बाद मैं अपने फ़ोन पर एक दोस्त से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अचानक मैंने किसी को खिड़की पर हाथ ठोकते हुए सुना। वो वही लंबा आदमी था और इस बार मुझे उसकी शक्ल भी दिखी। शक्ल से वो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसके बाल काले थे। वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, सना, तुम्हें टॉफी चाहिए? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। वो दौड़कर मेरे घर के सामने वाले दरवाजे पर आ गया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसी वक्त मेरे पापा ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल रहे थे। और दरवाजा खोलते ही पापा ने उस लंबे आदमी को डांट कर कहा, जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो वरना मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं दौड़कर अपने पापा के पास आया और उन्हें बताया कि ये आदमी मुझे मेरे कमरे की खिड़की से भी देखा करता है। पापा पुलिस को फोन करने ही जा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन देखकर वो रुक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जल्द ही घर में हर तरफ कैमरा लगवा देंगे। जब वो मेरे खिड़की के बाहर था, उस वक्त मैं बस एक वजह से नहीं चिल्लाया। मुझे लगा था कि वो मेरा कोई दोस्त रहा होगा जो मेरे साथ पढ़ने के लिए आया होगा। पर अब जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे अचंभा होता है कि सुबह 5 बजे कौन दोस्त पढ़ने आता है, और मेरा कोई भी दोस्त इतना लंबा भी नहीं था। उसी रात मैंने किसी को अपनी अलमारी में मुस्कुराते हुए सुना और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे अलमारी के अंदर से उसके द्वारा किसी छुरी से अलमारी को रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। कुछ समय बाद मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ी और चिल्लाते हुए अपने माता पिता के कमरे की तरफ भागा। उनके कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके उन्हें पूरी बात बताई। मेरी माँ ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। तब तक वो आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था और बोलने लगा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हें मारते हुए नहीं दिखाना चाहता। मुझे ये भी पता था कि उसके पास एक छुरी है, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। कुछ मिनट बाद हम लोगों ने पुलिस का सायरन सुना और तभी सामने वाला दरवाज़ा खुलते ही हमने ये शब्द सुना, पुलिस, अपनी छुरी नीचे फेंको और अपने हाथ ऊपर करो। मैं और मेरे माता पिता उसे पकड़ लिए जाने से काफ़ी निश्चिंत महसूस कर रहे थे। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि मेरी अलमारी मेरे बिस्तर से काफ़ी दूर थी। बाद में हमें ये पता चला कि वो एक पागल आदमी था और वो पागल खाने के सिक्योरिटी गार्ड को मार कर वहाँ से भागा हुआ था। अब मेरे माता पिता ने पूरे घर के हर कमरे में और घर के बाहर भी सिक्योरिटी कैमरा लगवा दिए। किसे पता है कि क्या हो जाता अगर मैं उस रात उस अलमारी से हंसने वाली आवाज ना सुनता। क्या वो मुझे छुरी से मार देता, या क्या होता अगर वो मेरे बिस्तर के नीचे मेरे साथ ही लेटने लगता। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे घर के अंदर आया कैसे था। क्या मेरे माता या पिता कोई दरवाजा बंद करना भूल गए थे, या क्या वो मेरे बेडरूम की खिड़की से अंदर आया था। मेरा नाम मीना है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में काम करती हूँ और शहर की अस्त व्यस्त जिंदगी से दूर जाने के लिए हर सैटरडे और संडे को अपने गांव घूमने जाती हूँ। किस्मत से शहर के पास ही गांव में एक घर ले रखा है मैंने। वो घर एक जंगल के पास है और मुझे वहां जाकर समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक समय के बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, पूरे हफ्ते काम करने के बाद शनिवार को मैं उसी गांव में जा पहुंची जहां पर मेरा घर था। मैंने अपना सामान पैक किया और कार की डिग्गी में रखा और अपने गांव के लिए निकल पड़ी। जब मैं अपने गांव वाले घर पहुंची तो मैं बहुत थक चुकी थी और रात भी बहुत हो चुकी थी। मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई और रात में अचानक मेरी कार का अलार्म बजने लगा, जिसके कारण मेरी नींद खुल गई।
मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोई बाहर नहीं था। मैंने अंदर से ही कार का अलार्म बंद किया और वापस सोने चली गई। कुछ समय बाद कार का अलार्म फिर से बजने लगा। इस बार मुझे बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था और मैंने बेड पर से ही अलार्म बंद कर दिया। सब कुछ फिर से एकदम शांत हो गया। हालांकि 5 मिनट के बाद फिर से तीसरी बार अलार्म बजने लगा। 1 या 2 बार तो संयोग से हो सकता था, मगर 3 बार? क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था? मैं उठी और फिर से एक बार कार का अलार्म बंद किया, लेकिन इस बार अलार्म बंद करके मैं लेटने नहीं गई, बल्कि वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। कुछ समय बाद ही मैंने देखा कि एक परछाई पेड़ों के पीछे से बाहर आई और कार की तरफ बढ़ने लगी। मुझे उस साए का आकार दिखा। वो लंबा था, काला और पतला सा था। उस साए ने अपने पतले हाथों से मेरी कार पर ठोका और फिर से कार का अलार्म बजना शुरू हो गया। बहुत तेज रफ्तार के साथ वो वापस उन्हीं पेड़ों के पीछे चला गया। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं डर गई। मैंने अलार्म बंद किया, लेकिन मैं खिड़की से बाहर देखती रही। इस बार वो साया पेड़ों की तरफ से मेरे घर के दरवाजे तक आया और गेट की कुंडी हटा दी। डर की वजह से मैं वहीं जम गई थी। बहुत से गंदे गंदे ख्याल मेरे मन में चलने लगे। लेकिन वो कौन था? वो आखिर मुझसे क्या चाहता था? वो क्या कर रहा था? क्या वो अभी यहाँ से भागेगा या नहीं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब सोचकर। मेरे घुटने कांपने लगे, मेरा गला सूख गया और मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत चिंतित हो गई। मैंने अपने दांतों को आपस में भींच लिया और अपने हाथों से मुट्ठी बांध ली। मैंने थोड़ी हिम्मत बटोरी और बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागी। मैं खुद को बचाने के लिए इधर उधर किसी चीज को ढूंढने लगी। जैसे ही मैं नीचे वाले बरामदे की तरफ पहुंची, मैंने वहां पे लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे कदम रास्ते में ही जम गए। वो काला साया मेरे सामने वाली खिड़की से चिपका हुआ था और अंदर की तरफ देख रहा था। मैं तुरंत सोफे के पीछे छुप गई और बाहर देखने लगी। मुझे समझ में आया कि वो कार का अलार्म बार बार क्यों बजा रहा था। वो मुझे बाहर बुलाना चाह रहा था। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा पाई। उसके चेहरे का रंग सफेद था और उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखें काली और बहुत छोटी थीं। नाक की जगह पर 2 खरगोश की तरह छेद थे और उसके दांत किसी दानव के जैसे थे। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से खिड़की के शीशे पर कोहरा बन रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कहीं जाने वाला नहीं है। वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मुझे दरवाजे की तरफ उसके कदमों के चलने की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपने पतले पतले हाथों से दरवाजे के नीचे हाथ डालना शुरू किया। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से घर के अंदर आ जाए। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। उस साए ने जानवर की तरह भयानक आवाजें भी निकालनी शुरू की। उसकी आवाज ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कोई जंगली कुत्ता गुस्से में हड्डियां नोच रहा हो। मुझे पता था कि अगर उसे एहसास हो गया कि मैं अंदर हूं, तो वहां से किसी कीमत पर नहीं जाएगा। मैं सोफे के पीछे छुपकर बैठी रही और कोई आवाज ना हो इसकी पूरी कोशिश कर रही थी। मेरा दिल मेरे गले में धड़क रहा था, मेरा सर दर्द कर रहा था और डर के मारे फटा जा रहा था और मैं किसी सूखे पत्ते की तरह हिल रही थी। मुझे याद नहीं मैं कितने समय तक वैसे ही बैठी रही। शायद मैं बेहोश हो गई थी। जब मैंने बाहर देखा तो वो साया जा चुका था और दरवाजा अब भी बंद था। सब कुछ एकदम शांत और अपनी जगह पर ही था। मुझे बहुत सुकून मिला। मैं छत पर अपने कमरे में गई और खिड़की से बाहर देखा तो सुबह हो रही थी। कहीं भी कोई साया नहीं था। मैंने अपनी चाबी जल्दी से उठाई। बगैर कोई सामान उठाए मैं कार की तरफ भागी और उस गांव से जल्दी से शहर की तरफ आ गई। जब तक मैं अपने शहर वाले घर नहीं पहुंच गई, तब तक मैंने अपनी कार को नहीं रोका। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने समाचार सुनने के लिए रेडियो चालू किया। उस समय समाचार आ रहा था कि गांव से पिछली रात 2 जवान लड़कियों का मृत शरीर पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस बोल रही थी कि उनके शरीर पर कई जगह काटने के निशान थे। मैं समझ गई थी कि ऐसा करने वाला जरूर ही वही जानवर होगा। मुझे अब भी उस वाकये के बारे में सोचकर डर लगता है और ये ख्याल मन में आता है कि उस जगह से अगर मैं नहीं भागती तो मेरा क्या होता। बात उस वक्त की है
जब मैं 18 साल का था और 12वीं में पढ़ रहा था। मेरे पापा की नौकरी उस दिन रात में थी, इसलिए हम सब ने उनके कमरे में सोने की सोची। मेरा छोटा भाई 15 साल का था और मेरी बहन 11 की। हम लोग अपने पापा के छोटे से सुंदर कमरे में सो रहे थे। उस कमरे में बिस्तर के बगल से ही जाकर एक छोटा सा बाथरूम भी था। मेरा छोटा भाई और मैं बिस्तर पर लेटे हुए थे, जबकि मेरी बहन माँ के साथ नीचे जमीन पर लेटी थी। सोने से पहले मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे से थोड़ी बातें की और लगभग 11 बजे दोनों सो गए। करीब 2 बजे और मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो पाया कि बाथरूम के अंदर कोई खड़ा नजर आ रहा था। वो मेरे छोटे भाई के जैसा दिख रहा था। सावधान मुद्रा में खड़े वो मुझे ही देखे जा रहा था। उस पल में मैं डर के मारे बिस्तर में ही जम गया था। मैं अपने बिस्तर से हिल तक नहीं पा रहा था और मुझे डर था कि उसकी आंखें किसी भी वक्त लाल या हरी हो जाएंगी। मैंने सोचा कि मैं दूसरी ओर करवट होकर सो जाता हूँ, लेकिन दूसरी ओर सर रखते ही मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई तो अभी भी मेरे बगल में ही सोया हुआ था। बहुत सारे ख्याल मेरे जहन में एक साथ चलने लगे। ये आदमी कौन है? यहाँ क्यों है? ये हूबहू मेरे भाई जैसा कैसे दिख सकता है? मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और सोने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब वो आदमी मेरे बिस्तर के तुरंत पास में खड़े होकर मुझे देख रहा था। मेरी आंखें हैरान थीं और मेरे सारे अंग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मैं हार्ट अटैक की वजह से मरने जा रहा हूँ। मुझे लगा जैसे कि वो अपनी आंखों का रंग बदलने जा रहा हो, इसलिए मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। कमरे से बाहर आते ही मैंने अपनी माँ को देखा और उन्हें पूरी बात बताई, और मैं दंग रह गया जब उन्होंने मुझसे कहा कि उनके साथ भी पिछली रात को वही सारी चीजें हुई। ये बहुत डरावना था और मैंने और माँ दोनों ने बिल्कुल मेरे भाई का हूबहू जुड़वा सा आदमी देखा था, एकदम ऐसा जैसे वो मेरे भाई का जुड़वा हो। हम लोग उस घर में 2 साल और रहे और उसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। जब हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया तब मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बताया, क्योंकि उन्हें डरावनी कहानियों से डर लगता है। और हमारा डर और भी ठोस तब हो गया जब पिताजी ने हमसे कहा कि उन्होंने भी उस घर में ऐसा ही अनुभव किया था।